हाँ भैया, स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीडिंग चैप्टर के जो मेथड्स हैं, जो बेसिक है, जो थीम है इस पूरे टॉपिक की, इस पूरे लेसन की, उसके बारे में डिस्कशन की है ना। आगे बढ़ते हैं और जो पहली मेथड है इनब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग में फिर दो मेथड्स आती है, क्लोज और लाइन ब्रीडिंग, सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन। उन पे अपन चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होगी, जैसे सेल क्या होता है, सेल में सोमेटिक सेल क्या होती है ना, और प्रजनन में जो कोशिकाएं होती है जो कि स्पर्म सेल और ओवम सेल कहते हैं वो क्या होती है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम जीन्स क्या होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। साथ में आपने मेंडल के नियम पढ़ रखे होंगे। मूलतः देखा जाए तो मेंडल के दो ही नियम हैं जो आपने अपनी सुविधा के हिसाब से चार बना दिए, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो हिंदी में कहें तो युग्मित कारकों का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये आपने पढ़ रखे होंगे और आपने मटर के उदाहरण गार्डन पी के एग्जाम्पल से बायो में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ आपको जो है पशुपालन में, एनिमल ब्रीडिंग में, पशु प्रजनन में किस तरह से वो काम आते हैं, कैसे प्रभाविता का नियम और सेग्रीगेशन होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने सींग रहित और सींग युक्त पशु के एग्जाम्पल से समझी होगी। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नहीं समझ आया हो, नहीं आता हो तो कमेंट करना भैया, उस पर भी लेक्चर बना देंगे। लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाता है, टॉपिक से हट ही जाते। पढ़ने आए थे इनब्रीडिंग और चलने लगा फिर मेंडल, है ना। तो इसलिए मैं उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि कई सारे लोग कमेंट करेंगे और उनको नहीं आती है चीज़ें तो फिर उस पर बना दूंगा मैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको आता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं इनब्रीडिंग के बारे में, अंतः प्रजनन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने ऐसा बता दिया था कि अंतः प्रजनन में दो कंडीशन, एक तो एक समान नस्ल और दूसरा 6 पीढ़ी के अंदर अंदर जब प्रजनन हो रहा हो। एक समान नस्ल माने क्या, बोले नर साहिवाल का है तो मादा भी साहिवाल की हो, मतलब मेल फीमेल दोनों ही एक ही नस्ल के हो, ठीक है। इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग में भी कंडीशन है कि अंडर 6 जनरेशन, 6 पीढ़ी के अंदर अंदर। यदि 6 पीढ़ी के बाहर हो जाते तो फिर वो एग्जाम्पल हो जाता आउटब्रीडिंग का, ना कि इनब्रीडिंग का। फिर आउटब्रीडिंग में भी फिर वो किस में आता, तो बोले आउट क्रॉसिंग में आता। ये पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग देखना नहीं देखा हो तो, है ना। आज हम केवल बात कर रहे हैं इनब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग में दो कंडीशन अभी बताई, सेम ब्रीड और अंडर 6 जनरेशन, 6 पीढ़ी के अंदर अंदर। अब 6 पीढ़ी के अंदर भी जो निकटतम संबंधी है, या कहें कि जो रक्त के संबंधी है ना, जो कि कहते हैं अपन क्लोजली रिलेटिव, तो उनके बीच यदि प्रजनन चल रहा हो तो उसको कहते हैं फिर समप्रजनन या क्लोज ब्रीडिंग। नाम से पता चल रहा है क्लोजली रिलेटिव के बीच में। अब क्लोजली रिलेटिव या रक्त के संबंधी जो है ना, वो केवल 3 ही होते हैं। अब 3 में कौन कौन है, तो बोले 3 में माता पिता और बच्चे, इनका आपस का संबंध। तो यहां जो प्रजनन होता है समप्रजनन में, उसमें 3 एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं इन 3 के साथ। कौन कौन से, तो बोले पिता पुत्री, या पुत्र माता, या सगे भाई बहन, रियल ब्रदर सिस्टर। क्योंकि ब्रदर सिस्टर में ही रक्त किनका है, इन माता पिता का है, इनका दोनों का। तो इनमें भी दोनों में वही जीन्स होंगे, तो ये भी निकटतम संबंधी हुए, रक्त के संबंधी हुए, बहन भाई सगे। एनिमल्स में नो फीलिंग्स नो इमोशंस, उनका केवल ह्यूमंस अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पर्पस, नॉट इकोनॉमिक पर्पस। ये विधि जो है ये उपयोगी है प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटल पर्पस से। क्या एक्सपेरिमेंट, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये उपयोगी नहीं है आर्थिक रूप से। निकट के संबंधों में जब भी प्रजनन करवाया जाता है तो आने वाली पीढ़ी सुधरती नहीं है, वो खराब होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ह्यूमन बींग्स में देखिए, हिंदुओं में देखिए आप, कि इन्होंने गोत्र की जो है शुरुआत की। एक जाति में भी गोत्र, और गोत्र में भी सगोत्रीय विवाह मान्य नहीं होते। विवाह होते हैं, सगाई होती है, तो सबसे पहले ये पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, वर वधु पक्ष का। गोत्र यदि मैच करता है, इवन मामा का गोत्र भी मैच कर जाता है, तो भी जो है संबंध नहीं होते।
तो इसका कारण है कि आप निकट संबंधों में यदि विवाह करवाएंगे, आने वाली संतान जो होगी उसके अंदर कुछ भी नया गुण नहीं आएगा, वही पुराने जीन्स, वही पुराने कैरेक्टर वही इकट्ठे हो जाएंगे। हो सकता है कि पुरानी कोई बीमारियां हो जो कि अप्रभावी हो, जीन्स की कमी के कारण, अंडर कंट्रोल हो जीन्स के, जैसे ओंकोजीन कैंसर वाला, पता चले लड़की पक्ष में भी था, लड़के पक्ष में भी है, सगोत्रीय है और बच्चे में प्रबल संभावना हो गई। तो ऐसी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है, घातक गुण आने लगते हैं, जो नहीं चाहते वो होने लगता है। इसीलिए लिखा है अनिच्छित और घातक गुणों का पता लगाया जा सकता है इस विधि से। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि निकट संबंधियों को मिलाओ, कोई छुपा हुआ जीन बैठा है जो बीमारी पैदा कर सकता है, वो बढ़ेगा निकट संबंध मिलाने से, और जब बढ़ेगा तो वो बीमारी प्रकट होगी तो पहचान में आएगी कि हाँ ये बीमारी है और इस जीन से कंट्रोल हो रही है, तो इसको दूर करने का उपाय देखा जा सकता है। तो पहले तो बीमारी दिखे तो उसको प्रकट करने के लिए, उसको अपीयर करने के लिए क्या करवाया जाता है, इनब्रीडिंग। आई बात समझ में, पहला पॉइंट हो गया क्लियर शायद। अब इनब्रीडिंग में भी दो कंडीशन पे अपनी बात चल रही। पहली मैंने बता दी समप्रजनन, दूसरा है अंतर्वंश प्रजनन या कहें कि लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में क्या बोले, इन तीन को छोड़ के बाकी जो बच गए हैं 6 पीढ़ी के अंदर वाले, 6 पीढ़ी के अंदर में अब कौन बच गए, बोले चचेरे भाई बहन बच गए हैं, चचेरे ममेरे ककेरे फुफेरे कई सारे होते हैं। सगे को छोड़ के बाकी सारे भाई बहन जो 6 पीढ़ी के अंदर संबंधित है होते हैं। दादा और पोती, परदादा परपोती, परदादा परपोती, पर 6 पीढ़ी तक आप ले जाओ। तो बोले अंडर 6 जनरेशन बट एक्सेप्ट क्लोज ब्रीडिंग एग्जाम्पल्स, या कहें कि समप्रजनन के इन 3 उदाहरण को छोड़ के बाकी बच गए 6 पीढ़ी तक के जो बचे हैं उनमें जो प्रजनन है वो है अंतर्वंश प्रजनन। अंतर क्या है सर दोनों में? अंतर्वंश नाम से समझ में आ रहा है कि एक वंश का इसमें अंतर है, जैसे कहा दादा और पोती, तो दादा से डायरेक्ट पोती नहीं आती, बीच में एक अंतर है, पिता आएंगे, तो इसीलिए नाम दिया वंश का अंतर, अंतर्वंश प्रजनन है ना। इस तरह से इसको समझ सकते हैं अपन। तो इन दोनों में बोले सम और अंतर्वंश से आने वाले प्रभावों में अंतर क्या है? क्या ऐसा है कि इसमें लाभ होगा इसमें हानि होगी, या ऐसा कि इसमें कुछ विशेष फायदे हो जाएंगे इसमें विशेष नुकसान हो जाएंगे? बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के सेम इंपैक्ट होंगे, दोनों से ही समानता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, पिता पुत्री मिला रहे हो, पिता से ही गुण पुत्री में गए हैं और उन्हीं को आप प्रजनन करवाओगे तो आने वाली संतान कोई विशिष्ट गुण नहीं लाएगी, वो वैसे ही घनिष्ठ और ज्यादा प्रगाढ़ जो है कैरेक्टर्स लेके आएगी जो हूबहू मैच करेंगे उन दोनों से ही। तो कहा कि समानता बढ़ेगी, एक जैसे दिखने वाले हो जाएंगे, होमोजाइगस होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, बिल्कुल चाइनीज जैसे, सब एक जैसे दिखेंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसका कोई और मीनिंग मत निकालना, है ना। तो समानता बढ़ेगी, समयुग्मजता बढ़ेगी क्योंकि एक जैसे जीन्स बढ़ रहे हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके यहाँ, जैसे हॉर्न के एग्जाम्पल में कैपिटल एच, स्मॉल एच, ये क्या है, ये होमोजाइगस है, लेकिन कैपिटल एच स्मॉल एच क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। कलर में आपने पढ़ा होगा कैपिटल W स्मॉल w, ये क्या, ये हेट्रोजाइगस है। दोनों एक जैसे होते तो होमोजाइगस। तो यहाँ हेट्रोजाइगोसिटी तो बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि दोनों निकटतम संबंधी, तो एक जैसे बढ़ेंगे, तो समयुग्मजता बढ़ेगी। एक जैसे जब गुण बढ़ेंगे मतलब एक जैसा रक्त बढ़ रहा है। कहते ना बोलचाल में कि भैया ये बच्चे में किसका खून है या ये किसका रक्त है, तो बोले यहाँ पर एक जैसा रक्त बढ़ रहा, समूह में, ग्रुप में आप प्रजनन करवा रहे हो एनिमल्स में और उनमें निकट के संबंध है, तो वहाँ पे घनिष्ठता बढ़ेगी, निकटता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी, समयुग्मजता बढ़ेगी, यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, है ना, एक रूपता बढ़ेगी, रक्त का प्रतिशत बढ़ेगा, गुणों का प्रतिशत बढ़ेगा, सकेंद्रीकरण रक्त का होगा। अलग अलग शब्द से एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है। या कहें कि अनुवांशिकता बढ़ेगी, पैतृकता बढ़ेगी, क्योंकि पैतृक गुण इकट्ठे हो रहे हैं निकट संबंध के कारण। दूर के कोई संबंधी होते, अलग अलग नस्ल होती, तो बोले कि भिन्नता बढ़ती, विषमता बढ़ती, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती, वेरिएशन बढ़ता, पर यहां उल्टा हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां अनुवांशिकता, पैतृकता, समानता, समयुग्मजता बढ़ रही है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ रही है ना। फिर आगे कहा गया भैया कि ये जो दोनों सम और अंतर्वंश, इन दोनों में ही ये समानता, समयुग्मजता आदि आदि बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने की संभावना सम में ज्यादा होगी कि अंतर्वंश में?
निकट के संबंधों में रक्त संबंधों के मिलाने पर समानता बढ़ने की चांस ज्यादा होंगे कि 6 पीढ़ी के अंदर दादा पोती परदादा परपोती के मिलाने पे समानता बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा निकट का संबंध है पिता पुत्री का, तो उनके आने वाली संतान हूबहू और समान गुणों वाली होगी। तो बोले कि दोनों में ही समानता बढ़ती है, लेकिन कैरेक्टर्स अपीयर होने की इंटेंसिटी या कहें कि सघनता, गुणों के प्रकट होने की सघनता ज्यादा होगी समप्रजनन से। तो सर क्या ये केवल समानता में ही है कि सारी चीजों में? सारी चीजों में हानियां अगर हो रही, जैसा कि होता है, सिंपल सी बात है कि जब समान गुणों वाले पशुओं को मिलाया जाएगा, निकट संबंधों को मिलाया जाएगा, तो कुछ नया नहीं आएगा, उत्पादन तो वही रहेगा जो था और घट सकता है उल्टा। क्यों? क्योंकि छुपी हुई बीमारियां, लीथल जीन, घातक जीन प्रकट होने लगेंगे, जो पहले इक्के दुक्के हुआ करते थे अब संख्या में बढ़ चुके हैं, इसलिए वो प्रभावी हो जाएंगे। यहां काम आता है मेंडल का प्रभाविता का नियम, इसलिए पढ़ना उसको। तो यहां पे बीमारियां प्रकट होने लगेगी, पशु में मृत्यु दर बढ़ने लगेगी, वृद्धि दर घटने लगेगी। जो पशु 2.5-3 साल में जवान हो रहा था और प्रजनन कर रहा था, वो 4 साल में हो सकता है जवान हो, वृद्धि की दर घट जाएगी। वृद्धि की दर घटेगी तो प्रजनन लेट करेगा, और प्रजनन लेट करेगा तो उत्पादन देरी से शुरू होगा। जैसे गाय जब तक बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक दूध कैसे देगी? तो जो गाय 2.5 साल में दूध देना शुरू करती है वो 4 साल में शुरू करेगी, और उत्पादन भी घटेगा, दूध का उत्पादन भी घटेगा, शरीर भार घटेगा। अंडा दे रही है मुर्गी तो अंडा उत्पादन घटेगा। मतलब कुल मिलाकर इस मेथड से फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा केवल ये है कि इसका उपयोग प्रयोग करने के लिए या कहें एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो सकता है बस, या कहें कि कोई ऐसा गुण है समूह के अंदर जो हम नहीं चाहते कि खत्म हो, वो स्थिर रहे, वो चलता रहे आने वाली पीढ़ियों में, तो अंतः प्रजनन करवाते रहो एक ही समूह में, ताकि गुणों का स्थिरीकरण हो सके, है ना। तो यही इसका उपयोग हो सकता है केवल। बाकी चीज़ें समझ में आई गई होगी कि कैसे इस विधि का अपन अनिच्छित और घातक गुण या लीथल जीन्स का पता लगा सकते हैं, है ना। और इस तरह अप्रभावी लक्षण प्रकट करने की विधि है, जो पहले नहीं दिखते थे, बार बार निकट संबंधों में प्रजनन कराएंगे तो आने वाली पीढ़ी में भी प्रकट होने लगेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये मेथड खराब है इकोनॉमिक पर्पस से, प्रोडक्शन के हिसाब से, मार्केटेबल पर्पस से ये बेकार मेथड है। लेकिन फिर भी इसकी यूटिलिटी हो सकती है व्हेन सीड स्टॉक ब्रीड इज बेटर देन एवरेज हर्ड, कि जब समूह, कौन सा समूह जिसमें प्रजनन चल रहा है ना, वो औसत से अच्छा हो। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक साहिवाल नस्ल है, और साहिवाल का मान लो कि जनरली प्रोडक्शन होता है बोले 10 लीटर पर डे, मान लो ऐसा, है ना। लेकिन हमारे पास जो साहिवाल है ग्रुप में, जिनमें क्या करवाया जा रहा है, अंतः प्रजनन करवाया जा रहा, इनमें प्रोडक्शन दिख रहा है 15 लीटर पर डे या मान लो 20 लीटर पर डे। कहाँ 10 होता है, एवरेज में 10 होता है, लेकिन ये बेटर देन एवरेज हर्ड है। यही तो बोला व्हेन सीड स्टॉक ब्रीड आर बेटर देन एवरेज हर्ड, कि एवरेज से भी जब बेटर हो अंतः प्रजनन, वहां करवाया जा सकता है। बोले सर घातक गुण आएंगे, लीथल जीन आएंगे, बोले जब आएंगे तब आएंगे, बीमारियां तो भविष्य में आएंगी, पर वर्तमान में तो उत्पादन मिल रहा है ना। तो बोले जब औसत से भी अच्छा कोई कैरेक्टर ग्रुप में दिख रहा हो तो वहां पे अंतः प्रजनन करवा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है ना। इस मेथड से प्री पोटेंसी ऑफ बुल, या कहें कि नर द्वारा अपने गुणों को अगली संतान में भेजने की क्षमता बढ़ती है। इसी को कहा ब्रीडर बुल इंडेक्स या प्रजनक सांड सूचकांक, है ना। अब इसका क्या मतलब है, प्री पोटेंसी ऑफ बुल या नर द्वारा अपने गुणों को भेजने की क्षमता, या आप इसको नए तरीके से नोट्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया कि नर द्वारा अपनी छाप संतानों पर छोड़ने की क्षमता, है ना। तो इसका मतलब केवल ये समझिए आप कि ए और बी, ठीक है, इन दोनों में करवाया प्रजनन। आई है F1 पीढ़ी, F1 में 50% कैरेक्टर है ए के और 50% है बी के, मतलब 50 ए जो है मान लो ये पिता है, ठीक। अब ये जो F1 है इसको फिर से मिला दिया गया किसके साथ में, इस ए के साथ में,
तो F1 क्रॉस A करवाएंगे तो आने वाली संतान जो होगी F2, इस F2 में आप देखेंगे A के कैरेक्टर कितने होंगे, तो बोले A के कैरेक्टर जब मिलाया जाएगा तो यहाँ 50 लेके आएगा और यहाँ भी ये 50 लेके आएगा F1। तो F1 के 50 मतलब कि इस 50-50 के आधे आधे मतलब 25-25, और 25 किसके, A के ही है, मतलब तो A के टोटल हो गए 75 और B के घट के हो गए 25। नहीं आई कहानी समझ में, तो फिर से रिपीट करके सुनना जो मैंने अभी बोला है। तो कुल मिला के ए जो है ये क्या है, नर है, पिता है, सांड है, बुल है, और इसके द्वारा पहली पीढ़ी में 50% गुण थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशन में ए के कैरेक्टर बढ़ के हो गए 75। तो नर द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुणों की छाप बढ़ रही है। ब्रीडिंग बुल इंडेक्स, प्रजनक सांड सूचकांक, प्रीपोटेंसी ऑफ बुल, अपने गुणों की छाप छोड़ने की क्षमता, रक्त का सकेंद्रीकरण, समानता, समयुग्मजता, होमोजाइगोसिटी, अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोला जा सकता है, वो बढ़ रही इस मेथड से। अल्टीमेटली ये बात है। कुल मिला के ये मेथड खराब है ना, आर्थिक रूप से खराब है। वृद्धि दर घटेगी, उत्पादन घटेगा, बीमारियां बढ़ेगी, मृत्यु दर बढ़ेगी, लैंगिक समस्याएं बढ़ेंगी, है ना, अनुवांशिक बीमारियां बढ़ेंगी, पैतृक बीमारियां बढ़ेगी, हीमोफीलिया, इपिलेप्सी, फिनाइल कीटोन यूरिया जैसी बीमारियां बढ़ेगी, लीथल जीन्स बढ़ेंगे, घातक जीन बढ़ेंगे कुल मिला के। तो ये मेथड खराब है, तो इस विधि का उपयोग जनरली नहीं किया जाना चाहिए। केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पज से है या गुणों के स्थिरीकरण के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए, एक जैसे गुण के लिए है, समानता लाने के लिए है, घातक गुण का पता लगाने के लिए, अप्रभावी को प्रकट करने के लिए है। बाकी इसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है ना। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का कि निकटतम संबंधों में या निकट संबंधों में इवन सगोत्रीय संबंध भी नहीं किए जाने चाहिए। जितना हो सके दूरियां होनी चाहिए, हो सके तो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, हो सके तो इंटर रिलीजियस हो जाओ, हो सके तो इंटर कंट्री हो जाओ, अमेरिका में ढूंढो, ज़्यादा अच्छा है ना। तो फालतू काम नहीं करना कुछ भी भैया, पढ़ना लिखना है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा पूरी संभावना है अगस्त फर्स्ट वीक में, है ना। जुलाई में मुझे पर्सनली लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं। इसका कारण है, कारण ये है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जब तक कॉलेज नहीं खुलेंगे, आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी, क्योंकि आपको बैठाएंगे तो उसी कॉलेज में, घर से थोड़ी एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ कॉलेज में व्यवस्था होगी, है ना, पूरी कोविड को रोकने की प्रोटोकॉल के तहत, तब जाके आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। तो फिलहाल तो कॉलेज खुलने का इंतज़ार करिए, है ना। कॉलेज स्कूल खुलेंगे, उसके बाद अनाउंस होगा, और अनाउंस होने के बाद कम से कम आप लोगों को 20 दिन का टाइम मिलेगा, है ना। तो अभी तो फिलहाल अगले 20 दिन तक स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे, और उसके बाद 20 दिन और, मतलब ये मान के चलिए आप कि अगस्त फर्स्ट वीक पूरी पॉसिबिलिटी है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग पढ़ के रखिए, जो डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है भैया।